स्वागत है सभी का आज के इस इवनिंग सेशन में। और अगर आप मेरे को ये टॉपिक दें जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, वाई आरसीएम। आरसीएम ही हमें क्यों करना चाहिए, आरसीएम के साथ ही क्यों जुड़ना चाहिए, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एलिजिबल कैंडिडेट हूं इस पे बातचीत करने के लिए। क्योंकि पिछले 14 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हूं, मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं, सरकार के साथ में काम किया है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके क्या सोचते थे पहले, आज क्या सोचते हैं और आगे क्या होने वाला है। पिछले सप्ताह आपने समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे एक न्यूज सुनी होगी कि भारत सरकार ने 16 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नोटिस भेजा है कि उन्होंने अपने कॉम्प्लायंसेस पूरे नहीं किए हैं। तो वो क्यों भेजा गया, आगे और क्या क्या होने की संभावना है, जो कंपनियां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, अपने कॉम्प्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रही हैं, इस प्रकार की तमाम सूचनाएं मेरे पास में है, इसलिए मैं थोड़ा बेटर आपको बता सकता हूं। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, क्योंकि मैं स्क्रूटनी कमेटी में रहा हूं, कोई भी कंपनी जब एसोसिएशन की मेंबर बनती है तो वो अप्लाई करती है और हम उस कंपनी की स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी लोग समझ रहे होंगे, जब आपका इनकम टैक्स का केस स्क्रूटनी आ जाता है तो फिर आपके एक एक वाउचर को, एक एक बिल को बहुत अच्छे से बारीकी से देखा जाता है। तो वैसे ही किसी कंपनी की स्क्रूटनी रहती है, जिसमें वो कंपनी किस रेट में प्रोडक्ट खरीदती है, किस रेट में आगे बेचती है, अंदर के जो लूप होल्स हैं वो मालूम हो जाते हैं। तो वो सब अच्छे से मुझे मालूम है। तो उस आधार पे मेरे पास में सैकड़ों ऐसे कारण हैं जिनसे मैं आपको सिद्ध कर सकता हूं कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट एंड वी आर ब्लेस्ड। ऊपर वाले की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि देश की सबसे अच्छी कंपनी के साथ में उसने हमें जोड़ दिया है। और ये देखिए, कोई भी कंपनी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से होती है, उसके पीछे सोच की वजह से होती है, नो डाउट। इसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय टीसी सर की जो सोच है, जिस विजन के साथ उन्होंने आरसीएम को शुरुआत किया और जिस कमिटमेंट के साथ में आगे वो बढ़ा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और फिर उसी सोच की वजह से प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट में भी मिशन बन जाते हैं। और अभी हमारा मिशन चल रहा है, मिशन 50 करोड़ न्यूट्रीचार्ज वुमेन। 15 करोड़ महिलाओं को हमें आर्थिक रूप से भी संपन्न करना है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना है और शारीरिक रूप से भी उनको सुदृढ़ बनाना है। इस मिशन में पूरा हिंदुस्तान आज काम कर रहा है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात आपसे नहीं करूंगा कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन के क्या क्या फायदे हैं, और अगर आपके शरीर में रक्त की कमी है बीइंग ए वुमेन तो क्या उसके नुकसान आप पे हो सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा। मैं आज इस फंक्शन के बारे में मैं जरूर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। 2025 का द मोस्ट लग्जरियस सेलिब्रेशन ये होने वाला है मुंबई में। और बड़े जो फंक्शंस हैं, बड़ा इवेंट जिस प्रकार का ये वाला इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में की क्या फायदा है, और अगर आपने इन इवेंट्स पे अगर अपने आप को, अपनी टीम को अगर आपने फोकस करके वहां पे अपनी संख्या को बढ़ा दिया तो फिर क्या फर्क पड़ सकता है आपकी जिंदगी में। इस विषय को थोड़ा सा मैं आज छूने का प्रयास करूंगा आपके सामने। क्वालिफिकेशन आपको मालूम है कि अगर आप अपनी टीम के लोगों को लाना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं, तो आपको 30 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लेने हैं। 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच का टाइम है। हर महीने 5 पीस होने चाहिए। ये सूचना मैं स्पेशली नए लोगों को देना चाहता हूं जो शायद पहली बार हमारे साथ में जुड़े होंगे, क्योंकि जूम पे कहीं से भी कोई भी साथी आ जाता है। जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम करेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का, जितने बड़े टारगेट को अचीव करेंगे, उसके अनुसार आपको रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। लेकिन मैं इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करना चाहता हूं, द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जैसे मनीषा मैम ने बोला कि हम बहुत उत्साहित रहते हैं डायमंड बनने के लिए। अगर आपको डायमंड बनना है, डायमंड का मतलब मालूम क्या है? डायमंड का मतलब यह है 50 करोड़ महीने का धंधा, 50 करोड़ परचेज वॉल्यूम पर मंथ। तो उसके लिए कुछ
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं और उनमें से एक फैक्टर के बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूं, हैव प्रोफेशनल अप्रोच। हमारे साथ में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमारी जो अप्रोच है वो कैजुअल है। कैजुअल अप्रोच के साथ हम लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में हम चीजों को नहीं लेके जाते। हमारे पास में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत बढ़िया है, न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज ओल प्रो है, सारे प्रोडक्ट अल्टीमेट हैं, न्यूट्रीचार्ज व्यू है। लेकिन इनको जब हम किसी के सामने इनके बारे में अपनी बात रखते हैं, इनको परोसते हैं, तो हमारी अप्रोच बहुत कैजुअल रहती है और उस कैजुअल अप्रोच की वजह से हमें मनचाहे परिणाम नहीं मिलते। तो हमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल अप्रोच कहीं ना कहीं अपनानी पड़ेगी और प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है कि बी कोचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और न्यूट्रीचार्ज उस दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है, बड़े बड़े लीडर्स को आपके बीच में लेके आ रहा है, उनके सालों के एक्सपीरियंस आपको उपलब्ध करवा रहा है। तो आप सीखने के लिए तैयार रहें, इस प्रकार की मीटिंग्स में लगातार आते रहें। दूसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवेल्प रिक्वायर्ड स्किल्स। जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, बहुत जरूरी हैं, उनको आपने डिवेल्प करना पड़ेगा। डिवेल्प करने का मतलब ये हुआ कि वो हमारे अंदर हैं, थोड़ा बहुत अंश तो है उनका, लेकिन हमने उनमें मास्टरी हासिल करनी है, क्योंकि परिणाम थोड़ी बहुत नॉलेज से नहीं आते। एक कोटेशन है हिंदी में कि किसी भी विषय का ज्ञान आपको सफलता नहीं दिलाता, अपितु उसी विषय का विशेष ज्ञान आपको सफलता दिलाता है। स्पेशल नॉलेज से आपको बड़े परिणाम मिलते हैं। तो कौन कौन सी स्किल्स है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है? नेटवर्क बनाने में भी रिक्वायरमेंट है, और अगर हमने न्यूट्रीचार्ज पे बहुत सारा काम करना है तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। पहली जो स्किल है वो है प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। इसको हम लिस्ट मेकिंग भी कहते हैं, लोगों के नाम लिखना, सूची तैयार करना। इसकी थोड़ी बहुत तो जानकारी है हमें। अपलाइन ने बोला कि नाम लिखने हैं, तो हमने 10 नाम लिख लिए कहीं पे। अब लिखे कहां थे वही भूल जाते हैं हम लोग, कौन सी कॉपी में लिखे थे, ढूंढते रहते हैं, समय आने पे वही मिलते हैं हमें। किसी ने बताया कि भैया अनजान लोगों से बातचीत करो। हम अगर करते भी हैं और किसी का नंबर अगर आपने सेव भी कर लिया मोबाइल में, फिर आप भूल जाते हैं कि यार किस नाम से सेव किया था, क्या नाम था बंदे का, समय पे वो याद ही नहीं आता है। यानी जो भी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, वो लिस्ट हम प्रोफेशनल वे में न तो बना रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। प्रोफेशनल वे में बनानी पड़ेगी आपको लिस्ट, पुरानी भी उसको अपडेट करना पड़ेगा और नए लोगों के नाम आपको ऐड करते जाने पड़ेंगे। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स के बाद में दूसरी स्किल्स है कॉन्टेक्टिंग स्किल्स, जिसको हम अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। आप अपनी लिस्ट के लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे समय लेते हैं कि मैंने आपसे मिलना है और मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीजें हमें बोलनी है और क्या चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी है। बहुत सारे लोग फोन पे ही पूरा पूरा प्रोडक्ट की नॉलेज दे देते हैं, पूरा बता देते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, इसमें 50 न्यूट्रिएंट्स हैं और ये काम करते हैं, और सामने वाले को लगता है कि भाई आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए आना है, और वो कहता है कि नहीं मैं अभी तो बिजी हूं, आगे फिर कभी मिलेंगे, तो वो टाइम ही नहीं देता है। तो संक्षेप में कैसे आप बात करें कि सामने वाला व्यक्ति आपको टाइम देने के लिए तैयार हो जाए कि सर बिल्कुल आ जाइए। क्या हो बातचीत में, वो कौन सा डायलॉग हो जिससे व्यक्ति उत्साह के साथ हमें मिलने के लिए बुलाएं। तो उसको हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स, एसटीपी भी जिसको हम बोलते हैं, सो द प्लान या शेयर द प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस समय देखिए, प्रेजेंटेशन देना और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना, प्लान दिखाना और प्रभावशाली तरीके से प्लान दिखाना, दोनों में दिन रात का अंतर है। हमें प्रभावशाली तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना सीखना होगा। जो व्यक्ति प्रभावशाली तरीके से करते हैं, वो 10 को अगर प्लान या प्रोडक्ट दिखाते हैं तो 9 लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, और जो प्रभावशाली तरीके से नहीं बता पाते हैं तो 10 के पास जाते हैं, 1-2 बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं।
इसके ऊपर में हमें काम करने की जरूरत है। एक और स्किल है, वो है फॉलोअप स्किल। फॉलोअप को हम लोग क्वेश्चन हैंडलिंग भी बोलते हैं। फॉलोअप स्किल्स में हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं। हम प्रेजेंटेशन तो दे देते हैं, लेकिन उसको दोबारा नहीं मिलते हैं। दोबारा नहीं मिलेंगे तो वो डील क्लोज नहीं होगी। रिसर्च ये कहती है कि जिस व्यक्ति से आपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत किया है, तो उससे कम से कम 5 बार आप मिलिए। अगर वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो 5 बार आपको उसका फॉलोअप करना चाहिए। तो हम एक बार ही मिलते हैं, प्रेजेंटेशन दे दिया, उसके बाद मैक्सिमम एक बार और मिलिए। तो फॉलोअप के बारे में हमें थोड़ा सा और अच्छे से बारीक से समझना पड़ेगा। और एक और स्किल है बड़ी इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप स्किल्स। स्टार्टअप का मतलब हुआ कि जो डायरेक्ट सेलर हमारे साथ में जुड़ गया, उसका सही स्टार्टअप करवाना, उसकी सही शुरुआत करवाना, राइट टेक ऑफ करवाना उसका। हम में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं, और शायद आप मेरी बात से रिलेट करेंगे, कि हमारी टीमों में लोग तो जुड़ गए हैं, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं वो सारे के सारे कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि सर कंसिस्टेंसी प्लान तो छोड़िए, वो 100 रुपए की भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कुछ कहेंगे कि 100 रुपए की खरीदारी छोड़िए सर, वो फोन भी नहीं उठाते हैं। कोई कहेंगे मीटिंग में नहीं आते, जूम मीटिंग में भी नहीं आते सर। कोई ये भी कहेगा कि सर मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। ये सारी समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने उनका राइट टेक ऑफ नहीं किया। जब हमने उनको ज्वाइन करवाया था, ज्वाइनिंग के टाइम पे जो काम उनके साथ में इनिशियली करने चाहिए थे, वो काम नहीं किए, और अब समय निकल गया। अब वो आपकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अब वो न कंसिस्टेंसी में आ रहे हैं, न वो जूम मीटिंग में आ रहे हैं, न आपका फोन उठा रहे हैं। क्योंकि सही समय पे सही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज से 50 साल पहले की हम बातचीत करें, 50 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो नवजात शिशु की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। मनीषा मैम इस बात से बिल्कुल सहमत होंगी, क्योंकि वो बहुत सारे डाटा इस पे काम करती हैं। 50 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे, या 100 साल पहले उससे और पीछे जाएंगे, तो बच्चे पैदा होते थे, लेकिन जवानी तक आते आते बहुत सारे बीच में टपक जाते थे। इसलिए पेरेंट्स ज्यादा बच्चे पैदा करते थे कि यार जवानी तक 2-4 तो बचे कम से कम। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रगति की, जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने प्रगति की, तो ऐसे तरीके ढूंढे गए कि जो नवजात शिशु मृत्यु दर है उसको कैसे कम किया जाए। और फिर डीएचए आया। डीएचए जैसे प्रोडक्ट आ गए कि आप प्रेगनेंसी में ही डीएचए देना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चा स्ट्रांग होगा। उसके अलावा दूसरी चीजें आई, बच्चा पैदा होते ही कुछ इंजेक्शन लगेंगे, 3 दिन बाद लगेंगे, 1 महीने बाद लगेंगे, 1 साल का एक कार्ड बनता है पूरा बच्चे का। और जैसे जैसे ये चीजें होने लग गई तो नवजात शिशु मृत्यु दर बहुत कम होती गई। और आज हम देखते हैं कि अक्सर जो कपल रहता है वो प्लान करता है कि हम 2 बच्चे प्लान करेंगे, और परमात्मा की कृपा रहती है, दोनों बच्चे स्वस्थ रहते हैं और आगे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा एक नया डायरेक्ट सेलर है वो नवजात शिशु है। उसके साथ शुरुआत में आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, वो शुरुआत में ही करने पड़ेंगे, बाद में करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है, बड़ा एक टॉपिक है, इसके ऊपर में हमें काम करना चाहिए। इन स्किल्स के साथ में एक और स्किल है जिसके बारे में आज मैं थोड़ा सा विस्तार से आपसे बातचीत करना चाहूंगा। वो है प्रमोटिंग इवेंट्स। इवेंट्स को प्रमोट करना, और ये गेम चेंजर है। ये पूरे गेम को चेंज कर सकती हैं। तीस पंडित जी कहते थे कि एक बड़ा फंक्शन और उसके ऊपर किया गया आपका जोरदार प्रयास आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकता है। और वो बड़ा फंक्शन मई 2025 में मुंबई में होने वाला है, जो आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दिशा बदल सकता है। उसकी तैयारी करने का अभी राइट टाइम है, क्योंकि उसमें आप पैसे देके नहीं जा सकते। उसमें आप अपनी टीम के लोगों को अचीवमेंट दिला के जा सकते हैं। तो बड़ी इवेंट्स का क्या महत्व रहता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहता हूं। इन दिनों में ये एक बुक पढ़ रहा हूं जो आपके स्क्रीन पे है,
माई फर्स्ट 50 ईयर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। हार्वे कॉर्नर एक राइटर हैं, अमेरिकन हैं, इन्होंने 50 साल पूरे किए डायरेक्ट सेलिंग में, और ये किताब मेरे पास में है, अभी मेरे हाथ में है। ये 370 पृष्ठ की किताब है और हर पृष्ठ इसका बहुत एकदम कलरफुल है। लगभग 2-2.5 किलो की किताब है ये, इतनी भारी भरकम है, ग्रंथ जैसा है ये। तो ये जो 50 साल का एक्सपीरियंस है इनका, हार्वे कॉर्नर का, ये कहते हैं कि मैंने दुनिया भर के देशों में जाके काम किया है और मैंने ये पाया है कि अगर आप मीटिंग में अपनी टीम के लोगों को बैठा सकते हैं, होल भर सकते हैं, तो आप डायमंड बन सकते हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। और आप इवेंट में अगर लोगों को नहीं ले जा सकते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। आप डायमंड तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम मई 2025 में हो रहा है, उसमें अगर आपकी टीम के लोग नहीं बैठेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर डायमंड जाए तो गे, शायद आपकी अगली जनरेशन जाए, आप नहीं जा पाएंगे, इतनी धीरे स्पीड से जाएंगे आप। एक और दूसरे राइटर हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं और बहुत एडमायर करता हूं, ये हैं डग विट। इनकी किताब है द आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफ केस, और इसका हिंदी वर्जन भी मेरे हाथ में है, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। डगविट को मैंने बहुत सुना, मैंने डगविट के दसियों टेप सुने होंगे, ऑडियो टेप। डगविट अमेरिका में व्हाइट हाउस में जॉब करते थे, डायरेक्ट सेलिंग लीडर हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के। डगविट कहते हैं कि अगर आप, इसमें एक चैप्टर है इस बुक में, चैप्टर नंबर 16, वो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्राउड। डायरेक्ट सेलिंग भीड़ का बिजनेस है। आप अगर भीड़ जुटा सकते हैं तो आप कामयाब हैं, अगर आप भीड़ नहीं जुटा पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें भीड़ जुटानी है मई वाले प्रोग्राम में, और हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, अभी हम फोकस करके अपनी टीम को वहां पे लेके जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रमोटिंग इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मई वाला इवेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उज्जवल पाटनी जी, जिसमें देश के सबसे डिमांडिंग ट्रेनर्स हैं, वो रहेंगे। सर अप्रैल 2025। सॉरी अप्रैल है ये। मैं मई में एक्चुअली बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए हैं, तो मई कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में है। तो अप्रैल में ये प्रोग्राम होने वाला है, मार्च के बिहाफ पे। मार्च तक हम लोग इसमें अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपको और तो बहुत सारे रिवार्ड्स मिलेंगे। इसमें पाटनी सर की जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, वो अद्भुत है अपने आप में। अगर आप पाटनी सर की एक दिन की ट्रेनिंग आप लेने के लिए जाएंगे तो कई हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, और वो शायद उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे जो डायरेक्टली आपसे रिलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे वो बात वो करने वाले हैं जो डायरेक्टली आपसे रिलेट करने वाले हैं। तो इवेंट्स की तैयारी क्यों करनी चाहिए हमें, और स्पेशली इस इवेंट की तैयारी आपको क्यों करनी है, तो इसके लिए कुछ मैं लॉजिक्स, कुछ कारण आपको बताना चाहता हूं। वाई इवेंट्स सोशल प्रूफ है। वहां जाने से एक व्यक्ति को लगता है कि लोग इसको कर रहे हैं और मैं भी कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, वो अद्भुत है और उसमें बहुत सारा काम हो सकता है। तो आपकी टीम के लोग जो उस प्रोग्राम में बैठेंगे, जोड़ तोड़ करके ही आपने बैठा दिया उनको, लेकिन एक बार वो बैठेंगे तो एक बड़ा डिसीजन लेके आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब वो देखेंगे ना कि लोग 100 पीस करके आए हैं, 200 पीस करके आए हैं, 300 पीस करके आए हैं, तो उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी। दूसरी वजह जिसकी वजह से हमें बड़े इवेंट्स में जाना चाहिए, बिगर विजन एंड अपडेट्स मिलते हैं, और बड़ा विजन मिलेगा आपको न्यूट्रीचार्ज का, नए अपडेट्स मिलेंगे आपको। लिव इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं जब किसी भी इवेंट में जाते हैं, तो आपकी टीम को एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिलेगी। रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस इज ग्रोइंग एंड हाउ मेनी न्यू अचीवमेंट्स आर कमिंग। बिजनेस कितना ग्रो हो रहा है, कितनी सारी नई नई अचीवमेंट्स आ रही है, ये बड़े इवेंट में जाके ही मालूम चलता है। जो लोग 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन बड़ी मुश्किल से करके जाएंगे और उनको लगेगा कि यार मैंने तो बड़ा तीर मार दिया 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेके और उसको रिटेल करके, लेकिन जब वो 300 वाले लोगों को देखेंगे, बहुत सारे लोगों के, तो उनको लगेगा कि नहीं, और भी बड़ा किया जा सकता है। तो ये बड़ा टारगेट लेने का एक माहौल मिलता है हमें बड़ी इवेंट्स में।
रिलेटिबिलिटी विद प्रोफेशन एंड पीपल, अलग अलग प्रोफेशन के लोग वहां पे जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी टीम के लोगों को लगता है कि मेरे जैसे लोग कर रहे हैं, तो वो रिलेट करते हैं और वो करने लग जाते हैं। कम इन अप्लायंस फोकस, मनीषा मैम ने बोला था कि अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पॉइंट बहुत जरूरी है कि आपकी अपलाइन का फोकस आप पे आना चाहिए। और आपकी अपलाइन का फोकस लाने के लिए अगर आप उनको चाय पिलाते हैं, कचौरी खिलाते हैं, तो उनका फोकस नहीं आएगा। उनका फोकस कब आएगा? जब आप लीडर्स वाली मीट में बैठते हैं, जो टारगेट स्पेसिफिक इवेंट्स रहती हैं उसमें अगर आप बैठते हैं, तो उनका फोकस आएगा कि आप सीरियस है। तो आप चाहते हैं कि आपके अपलाइन एमराल्ड का, स्टार रूबी का, डायमंड का फोकस आप पे आए, तो आप बॉम्बे आइए। इस इवेंट में आने के बाद में आप उनसे मिलिए, सारे प्लाइनों से मिलिए, उनको अपना चेहरा दिखाइए। अगर उनको लगेगा कि आप सीरियस हैं, टारगेट्स पूरा कर रहे हैं, तो वो आप पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। सातवां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट प्लेज रोल ऑफ थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है। जब हम अपनी टीम को कुछ भी बता रहे होते हैं तो हम फर्स्ट पार्टी होते हैं, और हमारे सामने बैठा हमारा एसोसिएट बायर सेकंड पार्टी होता है। तो बहुत बार वो हमारी बात को इसलिए नहीं सुनता, उनको ये लगता है कि जो फर्स्ट पार्टी है इसका फायदा है, इसलिए ये मेरे को इस बारे में बता रहे हैं। लेकिन वही बात जब किसी बड़ी इवेंट में जाके कोई तीसरा व्यक्ति उनको बताता है, तो वो उनके दिमाग में फिट बैठ जाती है और वो करने लग जाते हैं। एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम के साथ एक होटल में गए, और होटल में उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पे जाना था। वो लिफ्ट में एंटर किए, तो जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में एंटर किया, उसी समय एक खूबसूरत महिला भी लिफ्ट में एंटर की। और खूबसूरत कोई भी चीज है वो ध्यान आकर्षित करती है, चाहे खूबसूरत गाड़ी है, खूबसूरत घर है, खूबसूरत महिला या खूबसूरत पुरुष है। तो मुल्ला जी का भी ध्यान उस खूबसूरत महिला की तरफ गया। अब मुल्ला जी उसको देखना चाहते थे, लेकिन साथ में ये भी देख रहे थे कहीं बेगम नहीं देख ले कि मैं इनको देख रहा हूं। अब बड़ी उलझन में है, देखूं कि नहीं देखूं, और देखूं तो किस एंगल से देखूं कि बेगम ना देख पाए। और फिर साथ में ये भी सोच रहे हैं कि 5 सेकंड का समय है बस, लिफ्ट ऊपर वाले मंजिल पे जाएगी और फिर पछताना पड़ेगा कि एक नजर देखा भी नहीं। अब इसी उलझन में है कि क्या करूं, और अचानक एक अजीबोगरीब घटना घटती है। सामने जो खूबसूरत महिला थी वो एक जोरदार तमाचा मुल्ला जी के गाल पे मारती है और कहती है, ये उम्र और चकुटी काटते हो, और थप्पड़ मार के लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। अब मुल्ला जी ने चकुटी काटी नहीं थी, तो मुल्ला जी बड़े शर्मसार हैं, और बेगम को बोले, बेगम खुदा की कसम मैंने चकुटी नहीं काटी थी। बेगम ने कहा, इसमें खुदा की कसम खाने की क्या बात है, मुझे मालूम है तुमने चकुटी नहीं काटी, चकुटी तो मैंने काटी थी उसको। मुल्ला जी ने कहा, आपने चकुटी काटी थी मतलब? बेगम ने कहा कि तुम उसको ऐसे घूर के देख रहे थे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें एक चाटा मारूं। मुल्ला जी ने कहा कि फिर आपने मार लिया होता, उससे क्यों मरवाया? बेगम ने कहा कि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, फिर किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो बहुत सारी बातें जो हम अपनी टीम को समझाने वाले होते हैं वो हमारे से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक बड़े इवेंट में जब मिलन सर उनको समझाएंगे या मनीषा मैम समझाएंगी, तब उनकी समझ में आएगा कि नहीं, बात सही है। तो ये जो इवेंट है, ये थर्ड पार्टी का रोल आपकी टीम के लिए प्ले कर सकती है। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की, इसको मैं बोलता हूं इंटरनेशनल प्रॉब्लम। दुनिया के लिए इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो सकती है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, या इजराइल और फिलिस्तीन का कुछ ना कुछ समाधान निकले। लेकिन हम में से ज्यादातर एसोसिएट बायर की प्रॉब्लम है कि हमारी सेकंड लेग नहीं चल रही। फर्स्ट लेग में तो खूब बिजनेस है, सेकंड नहीं बढ़ रही है, सेकंड वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारी सेकंड लेग के लोग बड़ी मीटिंगों में नहीं बैठते हैं। अगर आपने अपनी सेकंड लेग को बड़ा करना है तो एक ही सॉल्यूशन है, अपनी सेकंड लेग से ज्यादा लोगों को अप्रैल मुंबई वाले प्रोग्राम में ले जाओ, कम से कम 30-30 पीस करवा के ले जाओ, अगर ज्यादा नहीं तो।
तो सेकंड लेग वाले लोग ज्यादा अगर बैठ गए इस प्रोग्राम में, पाटनी जी की ट्रेनिंग सुन ली, तो बी लेग बड़ी होने लग जाएगी। तो जो हमारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है हर किसी की, उसका समाधान भी अप्रैल वाला इवेंट हमारे लिए हो सकता है। इवेंट्स के बहुत सारे फायदे हैं। फिर वाई पीपल डू नॉट अटेंड मीटिंग्स, क्यों अटेंड नहीं करते हैं लोग मीटिंग, बड़ी इवेंट स्पेशली? पहली वजह है पीपल आर हेजिटेट टू स्पेंड मनी। लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस इवेंट में आने के लिए आपको वहां पे कोई टिकट नहीं देना, कोई 2, 4, 5 हजार रुपए का टिकट देना है, बस वहां तक पहुंचना है। वहां का सारी की सारी व्यवस्थाएं न्यूट्रीचार्ज टीम के द्वारा है। वहां पे दिन का जो भी प्रोग्राम रहेगा, ट्रेनिंग रहेगी, खाने की व्यवस्था रहेगी, वो सब वहां पे आपको मिलेगा। तो इसमें पैसा नहीं देना, तो वो समस्या आपकी खत्म हो गई। पीपल डू नॉट विश टू कम अलोन। लोग अकेला आना पसंद नहीं करते, ये ह्यूमन नेचर है। तीर्थ यात्रा में भी बाकी लोग जा रहे होंगे तो दूसरे लोग भी थैला उठा लेते हैं कि चलो मैं भी साथ में चलता हूं। अकेले नहीं जाते हैं लोग, ये ह्यूमन नेचर है, कहीं भी जाना हो। तो आपको ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि यार बॉम्बे प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग तो आज तक जिंदगी में बॉम्बे नहीं गए। बॉम्बे चलना है, लोग कहेंगे कि हाँ क्यों नहीं चलना है। तो बॉम्बे चलना है तो एक छोटा सा टारगेट है, ये पूरा करते हैं और फिर मिलके चलेंगे वहां पे, अच्छा घूमेंगे फिरेंगे, चौपाटी पे जाएंगे। तो वो सारा का सारा वैसा माहौल बनाना पड़ेगा और आपने एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि भाई बॉम्बे जा रहे हैं लोग, हमें भी चलना है और अभी मौका है उसके लिए। ये अभी टाइम है दिसंबर में, अभी ये जो 4-5 दिन बचे हैं आपके पास में, उसके बाद में मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम करना। पीपल फील दैट दे हैव अटेंडेड इनफ मीटिंग्स। अगर आपको लगता है कि ये सामान्य मीटिंगों की तरह मीटिंग है, ये लग्जरियस मीटिंग है, लग्जरी क्या होती है वो फील आएगा आपको वहां पे उस मीटिंग के दौरान, तो ये वैसी मीटिंग नहीं है। तो ये गलती मत कीजिए, इसको एक सामान्य मीटिंग और सामान्य इवेंट मत समझिए। मीटिंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड प्रॉपरली। जब हम मीटिंग्स और इवेंट्स को प्रॉपरली प्रमोट नहीं कर पाते हैं तो भी लोग नहीं आते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए न्यूट्रीचार्ज टीम आपको अच्छे से प्रमोट कर रही है, अच्छे से माहौल दे रही है, अच्छे से जूम मीटिंग और फिजिकल मीटिंग दे रही है, ताकि आप अपनी टीम के लोगों को वहां पे बैठाइए और अच्छे से वो उस मीटिंग का, उस ऑफर का प्रमोशन अच्छे से वो सुन पाए। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से लोग नहीं आते हैं। इनका समाधान अगर आपने ढूंढ लिया तो फिर आपकी टीम वहां पहुंच जाएगी। सक्सेस लव स्पीड, ये मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है। अगर आपको सक्सेस पसंद है तो सक्सेस को स्पीड पसंद है। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट स्पीड, इट इज ऑल अबाउट मोमेंटम। ये मोमेंटम का बिजनेस है। मोमेंटम का मतलब है तेजी से, हर काम तेजी से करना, स्पीड के साथ में करना, ग्रोथ के साथ में करना। तो ये जो बचा हुआ टाइम है आपके पास में, 6 दिन है दिसंबर के आपके पास में बाकी, इन 6 दिसंबर में अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए ताकि 2025 बहुत अच्छा आपका जाए। दिसंबर अच्छा जाएगा तो फिर जनवरी ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा, और जनवरी अच्छा गया तो फिर 2025 बहुत अच्छा आपका चला जाएगा।